गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती विद्यापीठ की लाइव क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कानून निर्माण की प्रक्रिया, कि कानून का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताए थे कि विधेयक प्रथम सदन में जब पेश किया जाता है तो उसके प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। उसके बाद में विधेयक को दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, जहां पर अगर विधेयक पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए उसको भेज दिया जाता है। अब देखेंगे विधेयक दूसरे सदन में, एक बार मैं आपको बता देता हूं इसको थोड़ा सा, कि प्रथम सदन में पारित होने के बाद विधेयक को द्वितीय सदन में भेजा जाता है। वहां पर भी विधेयक के 3 वाचन होते हैं, वहां पर भी विधेयक के कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन। जिस प्रकार के प्रथम सदन में हुए थे उसी प्रकार से द्वितीय सदन में भी उसके कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद यदि दूसरा सदन विधेयक को पारित कर दे तो वह दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। यदि दूसरा सदन उस सदन को पारित कर दे तो वह दोनों सदनों के द्वारा क्या समझा जाता है? पारित समझा जाता है। एवं राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया जाता है। एवं राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। यदि द्वितीय सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे, यदि जो द्वितीय सदन है वो विधेयक को क्या कर दे? अस्वीकार कर दे, अथवा उसमें ऐसे संशोधन करे, अथवा उसमें ऐसे संशोधन करे जिससे पहला सदन सहमत नहीं हो, जिससे पहला सदन क्या नहीं हो? सहमत नहीं हो, अथवा विधेयक पर 6 महीने तक चर्चा ही नहीं करे, अथवा विधेयक पर कितने महीने तक? 6 महीने तक वो चर्चा ही नहीं करे। तो इसका अर्थ यह है कि साधारण विधेयक पर, तो इसका अर्थ क्या है कि साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में क्या है? मतभेद। और दोनों सदनों में अगर मतभेद होता है तो ऐसी स्थिति में जो भारत का राष्ट्रपति है उसको यह अधिकार है कि वह दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुला सकता है। दोनों सदनों की क्या बुला सकता है? संयुक्त बैठक बुला सकता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 108, आर्टिकल 108 का संबंध संसद के जो दोनों सदन हैं उनकी बैठक राष्ट्रपति बुला सकते हैं, संयुक्त बैठक का प्रावधान इसमें आर्टिकल 108 में दिया गया। तो इसमें देखेंगे कि संयुक्त बैठक साधारण विधेयक पर यदि दोनों सदनों में विवाद है, कि साधारण विधेयक पर अगर दोनों सदन हैं उनमें विवाद है तो उसका समाधान संयुक्त बैठक में किया जाता है। उसका समाधान कैसी बैठक में किया जाता है? संयुक्त बैठक में किया जाता है। जबकि मैंने अभी आपको बताया अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह विधेयक पर, राष्ट्रपति को क्या है? यह अधिकार है कि वह विधेयक पर फैसला करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक आमंत्रित करे। संसद की संयुक्त बैठक को क्या करे? आमंत्रित करे, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। वेरी इंपॉर्टेंट कि संसद की अगर संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। और अगर संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है यहाँ कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर नोटिस में कि लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि किस
अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। तो आप बताएंगे अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। और सेकंड क्वेश्चन, इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको बताना है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे इसमें संयुक्त बैठक में निर्णय। अब देखो संयुक्त बैठक में जो निर्णय होता है, दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले, दोनों सदनों में जितने उपस्थित सदस्य हैं और जो मतदान करने वाले कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा किया जाता है। कुल सदस्यों के किसके द्वारा? बहुमत के द्वारा किया जाता है। अब तक केवल 3 ही विधेयक संसद के संयुक्त बैठक में पेश किए गए या पास किए गए। कहने का मतलब अब तक कितने विधेयक पेश हो गए संसद की संयुक्त बैठक में, लेकिन जो 5वें विधेयक वो अब तक केवल 3 ही है। अब तक केवल 3 विधेयक ही संसद की संयुक्त बैठक में पास किए गए। अकॉर्डिंग टू बुक, आपकी बुक के अनुसार बात कर रहा हूं मैं, वर्तमान में हो सकता है अधिक भी हो जाए, लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो अब तक संसद के जो संयुक्त अधिवेशन हुए उनमें से केवल 3 विधेयक ही पास हुए हैं। ठीक है, अब विधेयक पास होने के बाद विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति, विधेयक पर राष्ट्रपति की क्या है? अनुमति। नेक्स्ट में पॉइंट आ चलेगा हमारे, वो है विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। अब इसमें देखेंगे हम कि दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाता है। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, कि दोनों सदनों से जब विधेयक कोई भी पारित हो जाता है तो दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर भी विधेयक कानून बनता है। कहने का मतलब अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 किस बात की पुष्टि करता है? कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही कोई भी विधेयक कानून बनता है। कोई भी विधेयक क्या बनता है? कानून बनता है। राष्ट्रपति विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए संसद को भेज सकता है। नोट लगाएंगे, राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए, इसके लिए पुनर्विचार के लिए विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए विधेयक को संसद में
दोबारा भेज सकता है। दोबारा भेज सकता है। राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए विधेयक को संसद में दोबारा भेज सकता है। लेकिन यदि संसद संशोधनों सहित या बिना संशोधन के पारित कर, लेकिन संसद संशोधनों सहित लेकिन संसद संशोधनों सहित या बिना संशोधन के पारित कर विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष भेजे। राष्ट्रपति के समक्ष भेजे तो राष्ट्रपति के लिए उस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। तो राष्ट्रपति के लिए उस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। ठीक है, कहने का मतलब इसमें देखेंगे हम कि विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति, तो देखेंगे दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक, दोनों सदनों के द्वारा, संसद के जो दोनों सदन है उनके द्वारा अगर किसी विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाता है। अब देखो अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 का रिलेशन किससे है? अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही कोई भी विधेयक कानून बनता है। कहने का मतलब जब तक राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता तब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं माना जाता है। कहने का तात्पर्य किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही वह विधेयक कानून बनता है। तो ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 111 से संबंधित। किससे? अनुच्छेद 111। ठीक है, अब देखो यहां मैंने एक नोट लगाया है, नोट में है कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए विधेयक को संसद में दोबारा भेज सकता है, कि राष्ट्रपति एक बार विधेयक पर दोबारा से विचार करने के लिए संसद में उसको दोबारा भेज सकता है। लेकिन संसद या तो संशोधनों सहित या बिना संशोधन के उसको पारित कर विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष अगर भेजती है तो राष्ट्रपति के लिए उस पर हस्ताक्षर करना क्या हो जाता है? अनिवार्य हो जाता है। अर्थात राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं। कैसे? कि या तो उस विधेयक में संसद चाहे तो संशोधन कर सकती है और संसद को लगे कि इसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर संशोधन की ठीक है तो दोबारा संसद उसको अगर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उसमें यह शर्त है कि राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, कि राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे। ठीक है, अब देखेंगे आगे, राज्यसभा एक विलंबकारी संस्था है। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा के बारे में
एक विलंबकारी राज्यसभा क्या है? एक विलंबकारी संस्था है। विलंबकारी संस्था यानी किसी विधेयक को रोक सकती है, उसमें डिले कर सकती है, इसको हम कह सकते हैं। तो इसलिए विलंबकारी संस्था भी से कहा गया है। देखेंगे लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को या धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिनों से रोक सकती है। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित विधेयक या धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिनों तक रोक सकती है। कहने का मतलब उसमें 14 दिन को विलंब कर सकती है, 14 दिन उसमें देरी कर सकती है या उसमें देरी कर सकती है। कहने का मतलब देरी कर सकती है। देरी कर सकती है, लेकिन 14 दिन के बाद धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। लेकिन 14 दिन बाद धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। पारित मान लिया जाता है। इसलिए राज्यसभा को विलंबकारी संस्था कहते हैं। इसलिए राज्यसभा को विलंबकारी संस्था कहते हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बन जाएगा। समझना एक बात कि राज्यसभा एक विलंबकारी संस्था है, समझाइए, या राज्यसभा को एक विलंबकारी संस्था कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। दो क्वेश्चन इसमें कि राज्यसभा एक विलंबकारी संस्था है, समझाइए, या राज्यसभा एक विलंबकारी राज्यसभा को विलंबकारी संस्था भी कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताना है कि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक, लोकसभा के द्वारा पारित विधेयक को, मतलब कौन सा विधेयक? धन विधेयक। धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिनों तक रोक सकती है या उसमें देरी कर सकती है। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक। 14 दिनों तक रोक सकती है या उसमें 14 दिन की देरी कर सकती है। 14 दिन के बाद धन विधेयक राज्यसभा द्वारा अपने आप ही पारित मान लिया जाता है। कि 14 दिन के बाद धन विधेयक को अपने आप ही राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है। इसलिए राज्यसभा को विलंबकारी संस्था कहते हैं। इसलिए राज्यसभा को कैसी संस्था कहते हैं? विलंबकारी संस्था कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि 14 दिन के बाद वह विधेयक अपने आप ही राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है, अर्थात उसमें
किसी भी प्रकार की कोई पहल करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आगे है अपने राज्यसभा के चुनाव में किया गया संशोधन कि राज्यसभा के चुनाव, राज्यसभा चुनाव है उसमें कौन कौन से संशोधन किए गए हैं। राज्यसभा के चुनाव में किए गए संशोधन, राज्यसभा के चुनाव के संबंध में किए गए संशोधन कि राज्यसभा के चुनाव के संबंध में किए गए संशोधन कौन से हैं, कि राज्यसभा के जो चुनाव कराए जाते हैं उनके संबंध में कौन कौन से संशोधन किए गए हैं। तो देखेंगे राज्यसभा चुनाव के लिए 2 संशोधन किए गए। राज्यसभा चुनाव के लिए 2 संशोधन किए गए हैं, 2 संशोधन किए गए हैं। कहने का मतलब राज्यसभा के जो चुनाव है उनके लिए मुख्य रूप से कितने संशोधन किए गए हैं, 2 संशोधन किए गए हैं। जिसमें पहला जो संशोधन है वो है उम्मीदवारों के लिए उस राज्य का निवासी होने की शर्त। उम्मीदवारों के लिए उस राज्य का निवासी होने की शर्त का निर्धारण किया गया है। जिस राज्य से वह निर्वाचित होना चाहता है, अर्थात जिस राज्य से वह निर्वाचित होना चाहता है, जिस राज्य से वह निर्वाचित होना चाहता है। ठीक है। अब दूसरी जो शर्त है सेकंड, गुप्त मतदान प्रणाली के स्थान पर खुली मतदान प्रणाली को स्वीकार किया गया। गुप्त मतदान प्रणाली के स्थान पर, गुप्त मतदान प्रणाली के स्थान पर खुली मतदान प्रणाली को स्वीकार किया गया है, स्वीकार किया गया है। कहने का मतलब, बात करते हैं हम राज्यसभा के जो चुनाव है उनके संबंध में सरकार द्वारा कौन कौन से संशोधन किए गए हैं। कि राज्यसभा के चुनाव के लिए संबंध में सरकार ने निम्न संशोधन किए हैं। तो देखेंगे कि राज्यसभा चुनाव के लिए सरकार के द्वारा 2 संशोधन किए गए। कितने संशोधन? 2 संशोधन किए गए। अब पहला संशोधन जो है कि उम्मीदवारों के लिए उस राज्य का निवासी होने की शर्त का निर्धारण, कि जो सदस्य राज्यसभा का या जो उम्मीदवार राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है उस उम्मीदवार का उस स्टेट से बिलोंग होना चाहिए या उससे संबंध होना चाहिए कि जिस राज्य से वह निर्वाचित होना चाहता है। पहली शर्त को या पहला संशोधन तो यह किया गया है कि उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी होने की शर्त का निर्धारण किया गया है जिस राज्य से वह निर्वाचित होना चाहता है। ठीक है, ये तो है पहली शर्त। अब दूसरी शर्त की हम बात करते हैं कि पहले राज्यसभा में जो मतदान की प्रणाली होती थी वो गुप्त मतदान प्रणाली होती थी। अब उसके स्थान पर खुली मतदान प्रणाली को स्वीकार किया गया।
गुप्त मतदान प्रणाली के स्थान पर खुली मतदान प्रणाली को क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो राज्यसभा के चुनाव में या राज्यसभा चुनाव के संबंध में जो किए गए संशोधन हैं वो कौन कौन से, मुख्य रूप से दो हैं। पहला तो है कि उम्मीदवारों के लिए राज्य का निवासी होने की शर्त का निर्धारण किया गया है, और दूसरा है गुप्त मतदान प्रणाली के स्थान पर खुली मतदान प्रणाली को क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। तो ये दो संशोधन किए गए हैं किसके लिए, राज्यसभा चुनाव के लिए, राज्यसभा चुनाव के संबंध में दो संशोधन किए गए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे विश्व में व्यवस्थापिका या संसद। नेक्स्ट पॉइंट हमारे विश्व में व्यवस्थापिका या संसद। विश्व में व्यवस्थापिका या संसद, किसी भी लोकतांत्रिक शासन में सरकार के 3 अंग होते हैं। अब देखो इसमें किसी भी लोकतांत्रिक शासन में सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, और तीसरा है न्याय। तीसरा कौन सा है, न्यायपालिका। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी लोकतांत्रिक शासन में सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका। तीसरा कौन सा है, न्यायपालिका। ठीक है, तो इसके बाद में हम देखेंगे व्यवस्थापिका को प्रत्येक देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब जो ये है व्यवस्थापिका को प्रत्येक देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग नामों से जाना जाता है, अर्थात जो ये व्यवस्थापिका है इसको प्रत्येक देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहां एक सारणी बना लेंगे, ठीक है, जिसमें ये तो हमने डाल दिए देश, और दूसरा जो स्टेप है व्यवस्थापिका या संसद नाम। व्यवस्थापिका या कोष्टक में हम कह सकते हैं संसद का नाम। ठीक है, इस तरह से हम एक सारणी बना लेंगे जिसमें इधर इस साइड को लिख देंगे देश, और इस साइड उस देश में उस व्यवस्थापिका या उस संसद को किस नाम से जानते हैं उनके बारे में। तो पहला ब्रिटेन या इंग्लैंड, पहला देश है ब्रिटेन या इंग्लैंड, जिसमें से पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से, पार्लियामेंट। किस नाम से जानते हैं, पार्लियामेंट के नाम से इसको जाना
जाता है। किसमें? ब्रिटेन या इंग्लैंड। दूसरा है भारत। सेकंड जो देश है वो कौन सा है? भारत। इसमें से किस नाम से जानते हैं? संसद के नाम से इसको जाना जाता है। भारत में किस नाम से जानते हैं इसको? संसद के नाम से। ठीक है। तीसरा है अमेरिका। तीसरा कौन सा है? अमेरिका। इसमें जानते हैं इसको कांग्रेस के नाम से। इस नाम से जानते हैं कांग्रेस के नाम से। इसमें अमेरिका। चौथा जो देश है जापान। चौथा कौन सा है? जापान। और जापान में से जानते हैं डाइट। इस नाम से जानते हैं डाइट के नाम से इसको जाना जाता है। पांचवा है ईरान। पांचवा है ईरान। ईरान में से जानते हैं मजलिस के नाम से। इस नाम से जानते हैं मजलिस। ईरान में से किस नाम से जानते हैं? मजलिस। नेक्स्ट आगे वही सारणी दोबारा से बनाएंगे। यहाँ पे देश आ जाएंगे और यहाँ व्यवस्थापिका या संसद का नाम। ठीक है। ये सारणी में फिर से बनाएंगे। अब आगे देखेंगे इसके बाद में छठवां जो पॉइंट है वो है अफगानिस्तान। छठवां पॉइंट कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में से सूरा के नाम से जानते हैं। अफगानिस्तान में किस नाम से जानते हैं? इसे सूरा। अफगानिस्तान में व्यवस्थापिका संसद को किस नाम से जाना जाता है? सूरा के नाम से। जर्मनी में बुंडेसटैग। सातवां है जर्मनी में बुंडेसटैग। किस नाम से जानते हैं जर्मनी में से? बुंडेसटैग। रूस में या फ्रांस, दो है यहाँ। 8वें पॉइंट में है रूस और 9वां है फ्रांस। दोनों में से ड्यूमा के नाम से जानते हैं। इस नाम से ड्यूमा। ड्यूमा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। 10वां है इराक। 10वां कौन सा है? इराक। इराक में से कहते हैं नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली इसमें इराक। तो इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे कि व्यवस्थापिका को प्रत्येक देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो व्यवस्थापिका जो है मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि किसी भी लोकतांत्रिक शासन में सरकार के तीन अंग होते हैं। कि कोई भी देश जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाला देश है उसमें सरकार के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, जिनमें पहला अंग तो कौन सा हो गया? व्यवस्थापिका। दूसरा है कार्यपालिका। तीसरा है न्यायपालिका। ठीक है। ये तीनों अंग हो गए। अब तीनों अंगों में से जो व्यवस्थापिका अंग है कौन सा? पहला वाला जो व्यवस्थापिका अंग है, इस व्यवस्थापिका को प्रत्येक देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस व्यवस्थापिका जो संसद है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है प्रत्येक देश में। तो इसमें बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस देश में इसको किस नाम से जाना जाता है। तो देखो पहला ब्रिटेन या इंग्लैंड में व्यवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे पार्लियामेंट। किस नाम से? पार्लियामेंट। दूसरा है भारत। भारत में किस नाम से? संसद के नाम से इसको जाना जाता है। तीसरा है अमेरिका। अमेरिका में इसको किस नाम से जानते हैं? कांग्रेस के नाम से। ठीक है। चौथा जापान है। जापान में किस नाम से? डाइट के नाम से। किस नाम से? डाइट। पांचवा है ईरान। ईरान में जानते हैं इसको मजलिस के नाम से। किस नाम से जानते हैं? मजलिस। ईरान की संसद को या ईरान की व्यवस्थापिका को
किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे ईरान की संसद या व्यवस्थापिका है उसे मजलिस के नाम से जानते हैं। उसके बाद में छठवां जो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की संसद का नाम बताइए। क्वेश्चन आ गया जैसे 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम में कि अफगानिस्तान की संसद का या व्यवस्थापिका का नाम बताइए। तो आपको बताना है अफगानिस्तान की संसद या व्यवस्थापिका का नाम है शूरा। उसके बाद आता है जर्मनी। जर्मनी में से जानते हैं बुंडेस्टॉग, इस नाम से बुंडेस्टॉग। रूस और फ्रांस दोनों हैं 8 और 9 वाले में, दोनों में व्यवस्थापिका संसद को जानते हैं ड्यूमा के नाम से। दोनों देशों में रूस और फ्रांस में इसे ड्यूमा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना दोनों रूस और फ्रांस दोनों में इसे ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। अब लास्ट बचता आपके इराक। इराक में इसे जानते हैं नेशनल असेंबली के नाम से। इराक में किस नाम से जानते से? नेशनल असेंबली के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट कल देखेंगे। धन्यवाद।